हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसओ चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया 21 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है। यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये आज के शिफ्ट का पहला सवाल है जिसमें बोल रहा है कि 2378 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जैसे ही आप ऑप्शन देखिएगा तो सबसे पहला आपको ऑप्शन दिखेगा 23। तो 2378 में जैसे ही आप 23 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2401 और आप लोगों को पता है 2401 49 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसका आंसर सबसे छोटा नंबर 23 जोड़ने पे ये स्क्वायर नंबर बन जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा दो तीन बात और आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने एक शिफ्ट में बताया था पिछले किसी शिफ्ट में कि एक से लेके, ठीक है, 25 तक के नंबर का, 1 2 3 4 5 25 तक जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो जो आखिरी के दो डिजिट आएंगे स्क्वायर करने पे वही नंबर बार बार रिपीट होते हैं। चाहे आप 26 का स्क्वायर कर लीजिए, चाहे 525 का, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कीजिए तो उसमें जो आखिरी दो डिजिट आएंगे वो 1 से 25 तक के स्क्वायर वाले ही आते हैं, ठीक है, वही रिपीट होते हैं। तो ये सब तरीका है कि आप कैसे देख पाएंगे कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, जिसमें से एक तरीका ये है कि जो नंबर होते हैं आखिरी के दो डिजिट वो रिपीट होते रहते हैं, 1 से 25 तक वाले ही रिपीट होते हैं। दूसरा तरीका है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में आखिर में, मतलब जो यूनिट डिजिट है, लास्ट का डिजिट उसमें 2 3 7 और 8 नहीं आएगा। मतलब आखिर के डिजिट में ये नंबर नहीं आ सकते हैं, 2 3 7 और 8। जैसे यहाँ पे आप 2378 ऑप्शन नंबर बी में जोड़ते हैं तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाता, 8 4 12 2। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाता, जब 2378 में 25 को जोड़ते हैं तो इकाई का अंक हो जाता 8 5 13 3, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि कभी भी किसी स्क्वायर नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर हो उसके आखिर में 2 3 7 8 नहीं आ सकता, यानी कि ये दोनों तो स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो ये दोनों आउट हो गया। तीसरी बात कि जब भी आप कोई स्क्वायर नंबर है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसके डिजिट को जोड़िएगा, उसका डिजिटल सम कीजिएगा तो आपको जो मिलेगा नंबर वो मिलेगा 1 4 7 या 9, ठीक है, 1 4 7 या 9, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने एक नंबर जोड़ा 62, मैंने आपको एक नंबर दिया और पता लगाने बोला कि ये नंबर स्क्वायर है या नहीं। हालांकि आपको तो दिख रहा है कि 62 स्क्वायर नहीं है, लेकिन जब आप 62 के दोनों डिजिट को जोड़िएगा तो 6 2 8, ठीक है, यानी कि 8 आ गया। 8 इसमें से नहीं है ना, यानी कि 8 स्क्वायर नहीं होगा। मतलब जो भी स्क्वायर होगा स्क्वायर नंबर, उसके जब आप डिजिट को जोड़िएगा तो 1 4 7 9 में से ही कोई एक डिजिट आएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या बताई मैंने कि जब भी आप स्क्वायर नंबर को देखिएगा, कोई परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके जो आखिरी डिजिट होंगे वो इन चारों में से नहीं हो सकते हैं। 2 3 7 और 8 ये नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये नहीं हो सकते हैं, इसका होना जरूरी है, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। मैंने ये तीन बातें बताई है, तो किसी भी नंबर से आप लोग स्क्वायर नंबर अलग करने के लिए, स्क्वायर नंबर पहचानने के लिए आप इस तीनों टूल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी यदि आपको नहीं बन रहा है, इसके बावजूद भी यदि ऑप्शन से आउट नहीं हो पा रहा है, तो आपको उस सवाल को बना के देखना होगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक बेकरी ने 5000 केक कुल 2,50,000 की लागत से तैयार किए। उसने प्रचार के लिए 500 केक निःशुल्क बांट दिए। शेष केकों पे 75 प्रति केक के बाजार मूल्य पे 20% की छूट दी गई। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 9 केक खरीदने पे एक केक मुफ्त दिया गया। यदि सभी 5000 केक वितरित किए गए तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, सेम सवाल पिछले शिफ्ट में बताया था, वहां पे लाइसेंस से रिलेटेड कुछ था, यहाँ पे केक दे रहा है। बोल रहा है कि 2.5 लाख रुपया खर्च करके 5000 केक बनाए उसने, तो एक केक कितने का बना होगा, 50 रुपए का। 2.5 लाख को जब आप 5000 से डिवाइड कीजिएगा तो एक केक का सीपी कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस 50 रुपए का। और ऐसे ऐसे कितने केक है, 5000 केक है, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 50 गुना 5000, 2.5 लाख आ जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है कि उसने प्रचार के लिए 500 केक निःशुल्क बांट दिए, ठीक है। इस 5000 केक में से इसने 500 फ्री में बांट दिए, तो बेचे कितने केक, 4500, ठीक है। और बोल रहा है कि इन केकों को किस प्राइस पे बेचा, 75 रुपये प्रति केक पे 20% का छूट देके। तो 75 रुपये प्राइस रखा था, 20% का छूट दिया, यानी कि बेचा कितने में, 75 में जब 20% हटाइएगा तो 75 का 20% होता है 15, तो 75 माइनस 15 यानी कि 60 रुपये में बेच दिया। 4500 केक बेच दिया उसने 60 रुपये में, ठीक है।
और ये भी बोल रहा है कि 9 केक खरीदने पे 1 केक मुफ्त दिया जा रहा है, यानी कि 10 केक खरीद रहा है, पैसा सिर्फ 9 केक का दे रहा है, क्योंकि 1 केक उसको मुफ्त में मिल रहा है 10 केक में। ठीक है, तो 10 केक लिया लेकिन पैसा सिर्फ 9 का देना पड़ रहा है, तो 45 केक बेचा। ठीक है, तो उसमें पैसा उसको कितने केक का मिला? 9 केक का आउट ऑफ 10। ठीक है, तो इसका सीपी पता चल गया था हमें ये, और इसका सेलिंग प्राइस भी हमारे पास आ गया। अब आप प्रॉफिट या लॉस निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 1010 कैंसिल आउट, और देखिए 500 से दोनों का रेशियो निकालना है, सीपी और एसपी का। तो 500 से इसको काटिएगा, 500 से ये 5000 भी कटेगा, 500 से 5000 कटेगा 10 बार में, और 500 से 4500 कटेगा 9 बार में, और कुछ कट रहा है नहीं। यहाँ आ गया सीपी 500 और सेलिंग प्राइस का रेशियो 9 9 81 छक्के 486। ठीक है, 500 का चीज, सीपी 500 और सेलिंग प्राइस 486, कितने का लॉस हो रहा है? प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो लॉस हो रहा है कितने का? 14 का। कितने पे? 500 पे। तो 100 पे कितने का लॉस होगा? वही तो परसेंटेज होता है। तो आप परसेंटेज निकालेगा तो लिखिएगा 14/500 इंटू 100। ठीक, आप यहाँ पे भी सीधा 5 से डिवाइड कर सकते थे इसको, क्योंकि 14 जो लॉस है वो 500 में, तो 100 में निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर दीजिए, या तो यहाँ से परसेंटेज निकाल लीजिए। 0000 कैंसिल आउट, 14/5 28/10 हो जाएगा, यानी कि 2.8% का लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस तो हमें यहाँ पता चल गया था, क्योंकि 500 की चीज को 486 में बेच रहा है। ठीक है, तो कितने का लॉस हुआ? 2.8% का। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि 8000 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो 10% का पहले आप सक्सेसिव इंटरेस्ट निकाल लीजिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो 10% का जब आप सक्सेसिव निकालिएगा 2 साल के लिए तो 21% होता है। तो आपसे सीधा सीधा आपको ये निकालना है कि 8000 का 21% कितना होगा? वही तो ब्याज होगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 8000 का 21%, तो परसेंट 00 को काट देगा, सीधा सीधा आप निकाल लीजिए 80 गुना 21। ठीक है, 80 गुना 21 कितना आ जाएगा? 8 दूना 16, 1680, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पे 8 वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पे 12 गुनी होने में कितनी वर्ष लगेगी? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, बोला है कि 8 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, यानी कि यदि प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है? 4। 4 गुना हो गया ना। प्रिंसिपल यदि 1 है तो अमाउंट हो जा रहा है 4। कितना इंटरेस्ट कितना मिला? 3 का। कितने साल में? तो सवाल में दिया हुआ है 8 साल में हो रहा है ये। ठीक है, 8 ईयर्स में जो इंटरेस्ट मिला वो मिला 3 का, 8 ईयर्स। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है कि 12 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? मतलब प्रिंसिपल 1 हो और अमाउंट 12 हो जाए, तभी तो 12 गुना होगा। तो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना मिलेगा? 11 का। ठीक है, आप बताइए, यदि 3 इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे 3 यूनिट इंटरेस्ट मिल रहा है 8 साल में, तो 1 यूनिट इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा? 8/3 साल में। ठीक है, आपसे पूछ कितना रहा है कि 11 इंटरेस्ट कितने सालों में मिलेगा? 11 यूनिट, तभी तो प्रिंसिपल 1 से अमाउंट 12 हो जाएगा, मतलब 12 गुना हो जाएगा पैसा। प्रिंसिपल 1 रहेगा, अमाउंट 12 हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट मिलेगा ना 11 यूनिट। ठीक है, तो 11 यूनिट इंटरेस्ट कितने दिनों में मिलेगा? तो 11 से इसको गुना कर दीजिए, 88/3 सालों में। और 88/3 यानी कि 29 से 3 बार में कटेगा 87, 29 या 87 होता है, यानी कि 29.1/3 साल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इंटीजर। हिंदी में सवाल थोड़ा सा गलत है। हिंदी में सवाल ये होगा कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग तथा पूर्णांक भी है? इसको काट लीजिए आप, पूर्ण वर्ग का वर्गमूल नहीं होगा, पूर्ण वर्ग भी है और पूर्णांक भी है। इंटीजर मैंने बताया था पूरा पूरा नंबर होता है, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे जीरो हो, पूरा नंबर होगा। फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, मतलब दशमलव में नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन √5 है, ये तो होगा ही नहीं इंटीजर, ये पूर्णांक ही नहीं होगा, इसको काट दिया हमने। और जब आप सी और डी को देखिएगा तो ये भी डेसिमल में है, ये भी पूर्णांक नहीं होगा, सी और डी भी आउट हो गया। यानी कि इसका एकमात्र सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। हालांकि ये ऑप्शन भी पूरा पूरा सही नहीं है, क्योंकि जब आप बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9 की, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता क्या है? ये 3 होता है ना, और 3 परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है,
हालांकि ऑप्शन में से यही एक ऑप्शन सही हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि जिसका आप रूट निकाल पाए, स्क्वायर रूट निकाल पाए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक ट्रेन की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, 100 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। और जो आंसर है आपका ऑप्शन वो मीटर में है। तो जो आपको स्पीड दिया हुआ है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो पहले इसको आप लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, क्योंकि टाइम जो आपको दिया हुआ है वो भी सेकंड में दिया हुआ है। तो जब आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो उसको आप लोग 5/18 से गुना करते हैं। तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए 5/18 से इसको गुना कर दिया हमने। ये हमारा स्पीड आ गया। स्पीड को जब टाइम से गुना करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा मीटर में। तो यहाँ से कितना हो गया, 110 गुना 5 यानी कि 55,000/18। 55,000/18 ये हमारा डिस्टेंस आ गया मीटर में। और आप लोगों को पता है 18×54 यानी कि 54,000 कट जाएगा। 18×54 तो 3,000 बार में 54,000 कट जाएगा। बचेगा क्या, 1,000/18 यानी कि 500/9। 500/9 पता है कितना होगा, 9×5=45 और 9×5=45, मतलब 55 पॉइंट समथिंग। आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 3,055 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है यदि ए और बी की पूंजी का अनुपात 3:2 है तथा जो निवेश अवधि है, मतलब जिस टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया वो 2:3 है, 2:3 है, तो लाभ का अनुपात निकालना आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जो इन्वेस्टमेंट है और जो टाइम है दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप लोगों का प्रॉफिट का रेशियो निकल जाता है। इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में, 3:2, और टाइम किस रेशियो में, 2:3। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6:6, 6:6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। कि अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक कंपनी वर्गाकार आधार वाले समकोणीय नियमित पिरामिड के आकार का चॉकलेट बॉक्स बनाती है। आधार की भुजा 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। पैकेजिंग की सीमा के कारण बॉक्स को उसके कुल आयतन का केवल 90% तक ही भरा जा सकता है। यदि 1 घन सेंटीमीटर चॉकलेट की कीमत 50 पैसे है तो एक बॉक्स भरने में चॉकलेट की लागत कितनी होगी। देखिए सवाल ये है कि एक कंपनी है जो कि एक चॉकलेट का बॉक्स बनाती है। ठीक है, जो चॉकलेट का बॉक्स है वो पिरामिड शेप में है, और ऐसा पिरामिड है जिसका आधार वर्गाकार है, मतलब उसके बेस पे स्क्वायर बन रहा है। तो पिरामिड का आप लोग पहले वॉल्यूम निकालिएगा। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि उसने जो चॉकलेट का बॉक्स बनाया जो पिरामिड के आकार का है, उसमें जो चॉकलेट भरा इसने वो सिर्फ 90% तक ही भरा, मतलब पूरा फुल नहीं किया चॉकलेट के बॉक्स को। क्योंकि बहुत बार आप लोग देखते होंगे, जैसे आप कुछ कोक या थम्स अप वगैरह खरीदते हैं तो वो पूरा भरा हुआ नहीं होता है, उसमें कुछ जगह खाली छोड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इस चॉकलेट बॉक्स में भी पूरा चॉकलेट नहीं भरा हुआ है, 90% तक ही चॉकलेट भरा हुआ है, 10% भाग खाली है। तो हम जो वॉल्यूम निकालेंगे उसका 90% निकाल लेंगे। पहले पहले हम क्या करेंगे, पिरामिड का वॉल्यूम निकाल लेंगे, आयतन, और फिर उसको उसका 90% निकाल लेंगे, क्योंकि इतना ही चॉकलेट भरा हुआ है। और जो भी चॉकलेट आएगा 90% करने के बाद उसको चॉकलेट के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लोगों को पूछ रहा है कि चॉकलेट का प्राइस कितना आएगा, उस पूरे बॉक्स में जो चॉकलेट होगा उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो जो आपका वॉल्यूम आएगा चॉकलेट का वो क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा, घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन घन सेंटीमीटर में ही आता है। और 1 घन सेंटीमीटर चॉकलेट का प्राइस दिया हुआ है 0.5 रुपीज, यानी कि 50 पैसे। तो 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चॉकलेट यानी कि बॉक्स में जितना चॉकलेट है उसका प्राइस निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको निकालना क्या है, पिरामिड का आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू बेस का एरिया इंटू हाइट। ठीक है, और इसके बेस में बोल रहा है क्या बन रहा है, आधार वर्गाकार है यानी कि स्क्वायर बन रहा है बेस में, तो आपको स्क्वायर का एरिया निकालना होगा। तो पिरामिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 बेस का एरिया, बेस है स्क्वायर और स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 10, तो स्क्वायर का एरिया कितना निकल जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी कि 100, एरिया निकल गया, इनटू हाइट, हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर, ये आपका निकल गया बॉक्स का एरिया। लेकिन बॉक्स पूरा भरा हुआ नहीं है, सिर्फ 90% तक ही भरा हुआ है, तो इसका 90% भर लेंगे, यानी कि जो चॉकलेट आएगा उसका आयतन इतना आ गया, 9/10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये हमारा चॉकलेट का आयतन है। ठीक है, इतना हमने चॉकलेट डाला है। और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो प्राइस है
वो 0.50 रुपये यानी कि 50 पैसे हैं, यानी कि हाफ रुपये। तो पूरे चॉकलेट का प्राइस कितना आ जाएगा, इसको हाफ से गुना कर देंगे। ठीक है, ये आ गया आपका प्राइस। ठीक है, ये आ गया आपका प्राइस। तो निकाल लीजिए यहाँ से क्या क्या कट रहा है। 3 × 2 = 6, 1 0 1 0 कैंसिल आउट, और 3 × 2 = 6, 6 12 को काटेगा 2 बार में, 9 × 2 = 18, 180 आ गया। प्राइस कितना आ गया, 180 रुपया। समझ गए आप लोग। आइए अगले सवाल पे। देखिए इसमें एक बात आप लोगों को और बता देते हैं, इसमें एक लाइन बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ जो बोल रहा है ना इंग्लिश में रेगुलर राइट पिरामिड, या हिंदी में देखिए समकोणीय नियमित पिरामिड। ठीक है, यहाँ पे समकोणीय का मतलब क्या है कि जब आप पिरामिड बनाएंगे तो आप लोगों को पता है पिरामिड में बेस जैसा भी हो, ऊपर एक पॉइंट पे आके सारा साइड एक पॉइंट पे मिल जाता है। पिरामिड आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे। पिरामिड होता क्या है कि उसका बेस में या तो स्क्वायर हो सकता है, या स्फीयर हो सकता है, या ट्रायंगल हो सकता है, मतलब उसका जो बॉटम है किसी भी शेप में हो सकता है, लेकिन उसका जो टॉप है वो नुकीला होता है। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ टॉप में उसका नुकीला होता है। तो समकोण नियमित पिरामिड का मतलब क्या है कि यदि आप बेस में स्क्वायर मान रहे हैं कि उसके आधार पे स्क्वायर बना हुआ है, तो जो पिरामिड का टॉप पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, वो बिल्कुल बीचों बीच आएगा। ठीक है, इसी का मतलब है, मतलब समकोणीय का मतलब रेगुलर राइट पिरामिड का मतलब है कि पिरामिड बिल्कुल सीधा है। ठीक है, सीधा सीधा, मतलब साधारण शब्दों में ये समझिए कि रेगुलर राइट पिरामिड यानी कि समकोणीय नियमित पिरामिड का मतलब है कि पिरामिड बिल्कुल सीधा है। ठीक है, कहीं से भी टेढ़ा नहीं है। ठीक है, बाकी नॉर्मल पिरामिड की तरह बस सीधा है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक समकोण समलंब आकार का खेत है, यानी कि ट्रेपीजियम। आप लोगों को मैंने ट्रेपीजियम का एरिया भी बताया था, और इसमें दो समानांतर भुजाएं दी हुई है, 30 मीटर और 50 मीटर। इसका ऊंचाई भी दिया हुआ है, खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ट्रेपीजियम का एरिया मैंने बताया था आप लोगों को, होता है क्या ट्रेपीजियम का एरिया, ये होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब समांतर भुजाओं का सम, समांतर भुजाओं का योग। यहाँ पे समांतर भुजाएं दी हुई है 30 और 15, सॉरी 30 और 50, तो हो जाएगा 30 + 50 इंटू हाइट, हाइट भी दिया हुआ है 20। एरिया निकल जाएगा खेत का 40 × 2 800 स्क्वायर मीटर। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर एक षष्ठभुज बनाया गया, यानी कि हेक्सागन बनाया गया। तो हेक्सागन का एरिया क्या होगा। ठीक है, देखिए एक सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल के अंदर एक हेक्सागन बनाया गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा हेक्सागन हो गया। अब देखिए ये जो हेक्सागन बना हमारा, हेक्सागन का जो मिड पॉइंट होगा वो सर्कल का सेंटर होगा, मतलब जो सर्कल का सेंटर होगा वही हेक्सागन का मिड पॉइंट होगा। और जब हेक्सागन के प्रत्येक वर्टेक्स को आप इससे मिलाएंगे तो ये बराबर लेंथ होता है। ठीक है, यहां से देखिएगा तो ये सर्कल का रेडियस है ना। ठीक है, और जब हेक्सागन का बात करेंगे तो हेक्सागन के साइड के बराबर होता है ये रेडियस। ठीक है, तो यहां से रेडियस दिया हुआ 21, तो यदि ये 21 है तो हेक्सागन का साइड भी कितना हो जाएगा, 21। तो हेक्सागन का साइड आप लोगों को पता चल गया 21, तो आप लोग हेक्सागन का एरिया नहीं निकाल सकते, एरिया ही निकालने बोल रहा है। हेक्सागन का एरिया होता क्या है, या तो आप ऐसे देखिए हेक्सागन का जो एरिया होता है, हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ होता है, 6 समबाहु त्रिभुज से। तो या तो 6 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कर लीजिए, या तो सीधा सीधा हेक्सागन का एरिया आप लोगों को पता है, ये होता है 3 इंटू √3/2 इंटू ए स्क्वायर, यही होता है हेक्सागन का एरिया। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, 21, तो ए का वैल्यू रख दीजिए, 21 का स्क्वायर 441, और ये हो जाएगा 1.5 इंटू √3 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, और ए स्क्वायर हो जाएगा 441। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, जब 441 को का आप लोग 1.5 गुना कीजिएगा तो 441 यानी कि 440 × 2 660 होता है, तो ये हो जाएगा 661.5 समथिंग। आप रफ में यदि 600 भी लिख लीजिएगा तो भी आप लोगों को आंसर दिख जाएगा। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। ठीक है, अब देखिए 600 गुना 2, मतलब ये 2 से कम है, 1.7 है, तो 600 गुना 2 कीजिएगा तो भी 1213 के आसपास आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी तो होगा ही नहीं।
समझ रहे हैं? 661 गुना 2 भी कीजिएगा तो भी 1300 होगा, 1300 से थोड़ा सा कम है, ठीक है, और 661 से तो ज़्यादा ही होगा। तो ऑप्शन बी सी डी तो बिल्कुल ही आउट हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि एक नगर में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। 5 वर्षों बाद पुरुष की जनसंख्या 10% तथा महिलाओं की जनसंख्या 25% बढ़ जाती है, तो नया अनुपात क्या होगा? देखिए, आप लोगों को यदि परसेंट इंक्रीज करना है तो नंबर रेशियो कुछ ऐसा लीजिए जिसका परसेंटेज बहुत ही इजीली बढ़ा पाए आप लोग। तो मैन और वुमेन का रेशियो यहाँ 3:2 दिया हुआ है, तो हम 30 और 20 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो वही रहेगा। तो मैन मान लिया हमने 30 अनुपात और वुमेन हो गया 20। इसका आप लोग इजीली 10% और 25% बढ़ा सकते हैं। मैन क्या हुआ, 10% बढ़ गया यानी कि 30 से 33 हो गया, और वुमेन 25% बढ़ गई, तो 20 का 25% बढ़ाएगा यानी कि 5, तो 25 हो जाएगा, 20 में 5 बढ़ेगा तो नया अनुपात कितना हो गया, 33:25, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है त्रिभुज की दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि उनके बीच का कोण 120 डिग्री है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, मैंने ये भी बताया आप लोगों को। त्रिभुज का एरिया जो होता है, जब दो साइड पता हो, उसके बीच का एंगल पता हो, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में आप लोगों को यदि दो साइड पता है और उन दोनों साइड के बीच का एंगल पता है, देखिए सीधा सीधा ये समझिए, ये हमारा त्रिभुज है। इसमें यदि आपको दो साइड पता है 8 और 10, इसके बीच का एंगल पता है 120, तो आप सीधा सीधा इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन 8 गुना 10 इंटू साइन थीटा 120 डिग्री। ठीक है, आपको सब पता है, यहाँ से निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 80/2 यानी कि 40 और गुना साइन 120। साइन 120 होगा क्या, साइन को जब 90 पे कन्वर्ट करेंगे तो कॉस हो जाएगा, cos 30। और cos 30 होता कितना है, cos 30 होता है √3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 √3/2 यानी कि 20 √3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तो उसका खर्च समान रहता है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, देखिए, एक आदमी का इनकम मान लेते हैं 80 है, सॉरी 100 है इनकम, उसमें वो 80% खर्च कर दे रहा है यानी कि 80 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 20, उसका सेविंग कितना है 20 और एक्सपेंडिचर कितना है 80। अब बोला कि उसका इनकम 25% से बढ़ गया यानी कि 100 से बढ़ के कितना हो गया 125, और उसका खर्च समान रहता है, पहले 80 खर्च कर रहा था तो अब भी 80 खर्च कर रहा है। अब सेविंग कितनी हो जाएगी, आप खुद बताइए, 125 कमा रहा है, 80 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 45। तो पूछ रहा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, पहले बचत 20 हो रहा था, अब 45 होने लगा, तो कितना ज़्यादा होने लगा 25, किस में 20 में, तो परसेंटेज निकालना है, तो 25 बढ़ गया 20 में, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 20×5 100 यानी कि 125%। उसका सेविंग कितना बढ़ गया 125%। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि समीर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि अजय की कार्य क्षमता समीर से 60% अधिक है तो अजय वही काम कितने दिनों में करेगा? देखिए, यहाँ दो लोग हैं, एक तो अजय है और एक समीर है। बोल रहा है कि समीर की जितनी कार्य क्षमता है उससे 60% अधिक कार्य क्षमता अजय का है। यदि समीर का हम लोग मान ले कैपेसिटी 10 है तो अजय का कैपेसिटी कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और कैपेसिटी का उल्टा रेशियो होता है, जो रेशियो कैपेसिटी का होता है उसका उल्टा रेशियो होता है टाइम का, मतलब जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी वो कम समय लेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसके रेशियो को उल्टा कर लेंगे, ये जो हमारा कैपेसिटी का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और जैसे हमको टाइम का रेशियो निकालना है कि कितना टाइम लगेगा, तो कैपेसिटी का उल्टा हो जाता है यानी कि 10 और 16 हो जाएगा। ठीक है, आपको सवाल में दिया हुआ है कि समीर 16 दिन में करता है यानी कि 16 की वैल्यू 16 है, टाइम ही है ना 16, तो समीर 16 दिनों में काम कर रहा है यानी कि 16 की वैल्यू 16 है। पूछ रहा है अजय कितने दिनों में काम करेगा, तो अजय 10 दिनों में करेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक समकोणीय प्रिज्म का आधार एक समलंब है जिसकी समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे भी बोला है समकोणीय प्रिज्म, यानी कि वो जो प्रिज्म है बिल्कुल सीधा खड़ा है, ठीक है, टेढ़ा नहीं है। समकोणीय का मतलब मैंने अभी बताया कि बिल्कुल सीधी चीज है वो।
ठीक है, मतलब 90 डिग्री पे खड़ा है, ठीक है। तो उसका जो बेस है ये भी दिया हुआ है, प्रिज्म का एक आधार होता है, तो इस प्रिज्म का आधार जो है वो एक ट्रेपेजियम है, यानी कि समलम चतुर्भुज है, और हाइट भी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम निकालने बोला। आप लोगों को पता है जो प्रिज्म है उसका वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट, ठीक है। उसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ बेस क्या होगा, इस समांतर चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम का एरिया, और ट्रेपीजियम का एरिया अभी मैंने बताया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं दी हुई है 10 और 6, यानी कि 10 + 6 16 समांतर भुजाओं का योग हो गया, इंटू जो आपका समलम चतुर्भुज है उसका हाइट भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया एरिया आपका समलम चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम का। और आप अब आपको क्या चाहिए, प्रिज्म का हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ये जो 4 सेंटीमीटर था ये ट्रेपीजियम का हाइट था, ठीक है, प्रिज्म का हाइट नहीं था। प्रिज्म का हाइट 15 सेंटीमीटर है। तो अब आप लोग वॉल्यूम निकाल लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 गुना 2 32, 32 गुना 15 320 और 160 480, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 11 संख्याओं के एक समूह का औसत 61 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 57 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है, तो छठी संख्या क्या होगी, ठीक है। इसको आप नॉर्मल इक्वेशन मान के भी बना सकते हैं कि आप लिखेंगे कि 11 संख्याओं का औसत 61 है, ठीक है, और ये बराबर होगा किसके, पहली 6 संख्याओं का औसत दिया है 57 और बाद की 6 संख्याओं का औसत दिया है 65, और इसमें जो एक छठी संख्या वो 2 बार काउंट हो जा रही है, एक बार इधर से भी और एक बार इधर से ही, क्योंकि वो बीच में पड़ रही है तो दोनों तरफ से काउंट हो जा रही है। तो उसमें छठी संख्या को एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है, 12 में से एक माइनस कर देंगे, तो ये इक्वेशन बन गया। यहाँ से मैक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम इतना करेंगे नहीं। हम सीधा सीधा ये देखेंगे कि हम इस सवाल को डिस्ट्रीब्यूशन से बनाते हैं, एवरेज के सवालों को डिस्ट्रीब्यूशन से बनाते हैं। तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके बनाएंगे तो हम ये देखेंगे, लेकिन सवाल देखने से पहले आप लोगों को एक बात बता देते हैं कि मान लीजिए किसी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और इस 10 स्टूडेंट का जो एवरेज नंबर है किसी एग्जाम में वो 90 है, ठीक है, 90 नंबर ला रहे थे ऑन एन एवरेज 10 स्टूडेंट, और एक स्टूडेंट और आया, मतलब स्टूडेंट कितने हो गए 11, और अब भी एवरेज 90 ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो 11 स्टूडेंट आया, 11th स्टूडेंट, उसका खुद का 90 नंबर हो रहा होगा, इसीलिए उसने एवरेज को इफेक्ट नहीं किया। मतलब 10 बच्चों का एवरेज 90 था, 11 बच्चों का एवरेज 90 ही रह गया। ये तभी पॉसिबल है जब 11वां बच्चा जो बाद में शामिल हुआ उसके खुद के 90 नंबर रहे हों, तो ही हो पाएगा ये, ठीक है। अब इसी बेसिस पे हम लोग इस सवाल को बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए सवाल ये है कि 11 संख्या का जो एवरेज है वो 61 दिया हुआ है आपको, और ये बोला है कि पहली 6 संख्या का एवरेज 57 था, ठीक है, पहले 6 नंबर हैं इनका एवरेज 57 है, और बाद के 6 नंबर का एवरेज 65 है, ठीक है, बाद के 6 नंबर का एवरेज 65 है। यहाँ पे ये बताइए कि जो बीच वाला नंबर है वो 2 बार काउंट हो रहा है दोनों तरफ से, तभी तो टोटल 12 नंबर हो जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 11 संख्याओं का, और यहाँ पे जो टोटल हो रहा है वो 12 संख्या हो रही है, ठीक है। 11 संख्या का औसत कितना एवरेज 61, और यहाँ पे 12 संख्या का औसत भी 61 ही है। देखिए यहाँ पे 57 और यहाँ पे 65, जब इस 65 को देखेंगे तो 61 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ठीक है, और ये 61 से कितना कम है, 4 कम है ना। तो यदि इसके 4 को यहाँ पास ऑन कर दें तो अब दोनों 61 हो जाएगा, ठीक है। इसको 4 चाहिए था, इसके पास 4 एक्स्ट्रा था, और नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बराबर ही है, मतलब दोनों जगह 6 ही है, तो मैनेज हो जाएगा। 6 चौके 24, यहाँ से 6 चौके 24, यहाँ चला जाएगा 6 चौके 24, तो दोनों जगह जो एवरेज होगा वो 61 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 11 संख्याओं का औसत 61 आ रहा है और 12 संख्याओं का भी औसत 61 ही बन गया, तो जो छठी संख्या जो 2 बार काउंट हो रही है वो 61 ही रहा होगा ना, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोले कि केमिस्ट है जो कि 60 लीटर का घोल तैयार करता है जिसमें तरल ए और तरल बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है।
यदि ए की कीमत 45 प्रति लीटर और बी की कीमत 30 प्रति लीटर है तो घोल की प्रति लीटर औसत लागत क्या होगी? मतलब मिक्स करने के बाद घोल का प्राइस कितना आएगा, जो मिक्सचर है उसका प्राइस कितना आएगा? या तो आप इसको एलिगेशन से बना लीजिए या तो सिंपली ये बना लीजिए कि आप मान लीजिए 2:3 के अनुपात में मिलाया गया ना, तो आप ये मान सकते हैं कि पहला जो लिक्विड है, लिक्विड ए, उसको 2 लीटर मिलाया गया और लिक्विड बी को 3 लीटर मिलाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, 2:3 ही रहेगा। तो पहले वाले यानी कि ए लिक्विड को जब आप 2 लीटर मिलाएंगे तो कितना प्राइस हो जाएगा? 45 गुना 2, 90 रुपया। प्लस बी लिक्विड को जब आप लोग 3 लीटर मिलाएंगे तो क्या प्राइस हो जाएगा? बी का प्राइस है 30 रुपया, तो 30 गुना 3, 90। दोनों को मिलाया आपने, टोटल कितना मिलाया? 5 लीटर। तो प्राइस कितना आ जाएगा? 180/5 यानी कि 36 रुपया पर लीटर। ऑप्शन नंबर ए। आप इसको एलिगेशन से भी बना सकते थे। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि साइन ए प्लस कोस ए इक्वल टू 1 है। तो आप लोगों से पूछ रहा है साइन का पावर 4a प्लस कोस का पावर 4a का वैल्यू क्या होगा? देखिए यहाँ पे साइन ए प्लस कोस ए इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना, तो आप यदि a की वैल्यू 0 या तो a की वैल्यू जब 9 रख लीजिएगा, तो इसमें से साइन ए प्लस कोस ए में से एक आइडेंटिटी या तो साइन 0 हो जाएगा या तो कोस 0 हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे रखा a का वैल्यू यदि 0 रख लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो साइन 0 क्या होता है? 0। और कोस 0 कितना होगा? 1। यानी कि जैसे ही आपने a का वैल्यू 0 डिग्री रखा तो साइन a हो गया 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। और कोस 0 कितना हो जाएगा? कोस ए 1। ठीक है, इसी वैल्यू को यहाँ रख लीजिए जो पूछा है। तो साइन ए 0, 0 का पावर 4 0, कॉस ए 1, 1 का पावर 4 1, कितना आ गया? 0 + 1, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, यहाँ पे बोल रहा है साइन ए इक्वल टू 0.6 है और कोस ए इक्वल टू 0.8 है, तो टेन ए का वैल्यू निकालना है। और टेन ए होता क्या है? टेन ए होता है साइन ए बटा कोस ए, और साइन ए दिया हुआ है 0.6 और कोस ए दिया हुआ है 0.8। यहाँ से आ जाएगा 6/8 यानी कि 3/4। 3/4 मतलब कितना? 0.75, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें दिया हुआ है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 और ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 ये 2 और 5 से होकर गुजर रहा है, तो m का वैल्यू निकालिए। यदि कोई लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करनी चाहिए ना, यानी कि जब आप इस इक्वेशन में y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 में x का वैल्यू 2 और y के वैल्यू 5 रखेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 में हम रख रहे हैं x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5, यानी कि हो जाएगा y का वैल्यू 5 प्लस m इंटू एक्स का वैल्यू रख दिया 2 + 1। ठीक है, यहाँ से आ गया 5 - 1 4, यानी कि m इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ से 2, m इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, तो m का वैल्यू ही पूछ रहा था। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि साइन इक्वल टू 4/5 है और a न्यून कौन है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा। तो आप लोगों को बोला है कोट 90 माइनस a निकालने। देखिए कोट को जब 90 पे बदलते हैं ना तो ये 10 देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10a। आप लोगों को 10a निकालने बोल रहा है। साइन ए 4/5 है, यानी कि साइन ए होता क्या है? p/h। तो p की वैल्यू 4, h की वैल्यू 5, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। आपको निकालने बोला 10a। 10a होता क्या है? p/b, यानी कि 4/3, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है एक समबाहुभुज यानी कि एक कोई पॉलीगन है, उसका एक्सटीरियर एंगल 20 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की संख्या यानी कि कितने साइड्स होंगे? तो मैंने बताया था कि जो टोटल एक्सटीरियर एंगल होता है उसको जब नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं तो एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आता है। तो टोटल एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का जो टोटल बाह्य कोण होता है वो होता है 360 डिग्री। इसको जब नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो एक इंटीरियर एंगल के बराबर, सॉरी एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। और एक एक्सटीरियर एंगल यानी कि एक बाह्य कोण दिया हुआ है 20 डिग्री। तो आप निकाल लेंगे नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा? नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा 18। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज के 3 वर्टेक्स हैं, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उस त्रिभुज का जो केंद्रक है यानी कि सेंट्रॉइड वो जी है, जिसका कोऑर्डिनेट 4 और 2 दिया हुआ है। पूछ रहा है जो वर्टेक्स पी है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो मैंने बताया था इस टाइप के सवाल आप लोगों को कि जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता क्या है कि ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के
3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आपका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट चला आएगा। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे रखा है 4 और 2। तो यदि बात करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट की 4 की, तो 4 मिलता कैसे फॉर्मूला से? 4 क्या है? सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी कि जो केंद्रक है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 दिया हुआ है, ठीक है। जब फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं तो निकलता कैसे ये? तो त्रिभुज का जो वर्टेक्स है उसके तीनों एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से डिवाइड दे देते हैं। तो तीनों एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे तो कितना है? एक्स प्लस क्यू का कोऑर्डिनेट 5, आर का कोऑर्डिनेट 2 बटा 3। ये आ गया हमारा सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट। और सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट कितना आना चाहिए? जो दिया हुआ है 2, 2 किसके बराबर होना चाहिए? जो हमारा ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स है पी क्यू आर, उसके वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वाई -1 और +6, ठीक है। तो हो जाएगा y -1 + 6 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। x आ जाएगा 4 तिया 12 और -7, x आ गया 5, यहाँ से 3 गुना 2 6, 6 6 कैंसिल आउट, y इक्वल टू आ जाएगा 1। क्या आ गया? x और y, यानी कि p कोऑर्डिनेट कितना आ गया? p का p का निर्देशांक आ गया 5 और 1। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, यहाँ पे दिया हुआ x इक्वल टू √2 + 1 और पूछ रहा है x² - 2 का वैल्यू। तो यहाँ पे x² का वैल्यू रख दीजिए बस, यानी कि √2 + 1 का जब आप स्क्वायर यहाँ पे रखिएगा, x की वैल्यू √2 + 1 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 + 1 + 2√2 और माइनस में 2 दिया हुआ है, तो हो जाएगा -2 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 1 + 2√2, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल में। ये आज का आखिरी सवाल है। इसमें बोल रहा है त्रिभुज एबीसी है और भुजा बीसी पे एक माध्यिका एडी खींची गई है, तो त्रिभुज एबीडी के क्षेत्रफल का त्रिभुज एसीडी के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा? ठीक है। एक ट्रायंगल है एबीसी, मैंने बताया था आप लोगों को कि ट्रायंगल में जब भी कोई माध्यिका खींची जाती है ना, तो माध्यिका ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पे एक माध्यिका खींचा जा रहा है एडी, ठीक है, जो बीसी को डी पे मिलती है। तो ये माध्यिका दोनों ट्रायंगल को 2 भागों में बांटेगी, पूरे ट्रायंगल को, यानी कि एबीडी 1 हो जाएगा और एडीसी 1 हो जाएगा, मतलब दोनों का रेशियो बराबर होगा, एबीडी का और एसीडी का एरिया बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1:1, ठीक है। हो गया। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।